Dear students, welcome back. This is our lecture number 5 of complex analysis for DSC, MSc and BS Math students. आज की इस लेक्चर में हम continuity, theorems of continuity, uniform continuity, examples, sequence, limit of sequence, infinite series, convergence test and examples of convergent series को डिस्कस करेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी क्या होती है. अब पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं. लेट एफ ऑफ जेड बी डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड इन अ नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एज वेल एज एट दैट पॉइंट. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो कि डिफाइंड भी है एंड सिंगल वैल्यूड है. नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एंड दैट पॉइंट. द फंक्शन एफ ऑफ जेड is said to be continuous at z is equal to z naught if limit z approaches to z naught f of z which is equal to f of z naught. अगर हम फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें जब z अप्रोच करे z नॉट को, अगर ये वैल्यू f of z नॉट की इक्वल आ जाए देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नॉट. ये फंक्शन z नॉट पर कंटिन्यूअस है. दिस इंप्लाइज दैट थ्री कंडीशंस मस्ट मीट इन ऑर्डर दैट f of z be continuous at z is equal to z naught. अगर कोई फंक्शन f of z is equal to z naught पर continuous होगा then three conditions must satisfied. तो वो फंक्शन इन तीन कंडीशंस को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा. इसकी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z which is equal to l, यानी फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट यानी जब z अप्रोच करे z नॉट को ये l की इक्वल होनी चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट. यानी लिमिट फंक्शन की लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए. नंबर 2, f ऑफ z नॉट मस्ट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन की एट दैट पॉइंट पर वैल्यू भी लाजमी तौर पर होनी चाहिए. मीन f of z is defined at z is equal to z naught. यानी ये जो f of z naught है इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन की एट दैट पॉइंट पर वैल्यू होनी चाहिए या मस्ट एग्जिस्ट. इन अदर वर्ड्स f of z is defined at z naught. नंबर 3 कंडीशन, जो लिमिट आई थी स्टूडेंट्स जब z अप्रोच करता है z नॉट को f of z की, वो इक्वल होनी चाहिए f of z नॉट की. अगर हम यहाँ पर l की जगह f of z नॉट पुट करते हैं देन दिस कंडीशन होल्ड्स. यानी जो ये कंडीशन थी स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी की, ये क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है. देन वी से दैट द फंक्शन एट दैट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट पर कंटिन्यूअस है. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा देन दिस इक्वेशन होल्ड. ये जो इक्वेशन है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z which is equal to f of z नॉट, ये क्या करेगी, होल्ड करेगी. तो इसकी हम एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन अ रीजन. अब कोई फंक्शन किसी रीजन में कंटिन्यूअस कब हो. अब इसकी डेफिनेशन क्या है. अ फंक्शन f of z is said to be continuous in a region if it is continuous at all points of the region. For example, यहाँ पर हम कोई रीजन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. ये फॉर एग्जांपल कोई रीजन है. तो हम कहते हैं कि फंक्शन इस रीजन पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये फंक्शन f of z इस रीजन के तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो. देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रीजन, या आप कह लें इस रीजन पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस.
अगर फंक्शन इसके तमाम पॉइंट्स यानी जो रीजन के तमाम पॉइंट्स हैं अगर इन पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा देन वी से दैट द फंक्शन इस होल रीजन पर भी कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला थ्योरम है गिवन f of z and g of z are continuous at z is equal to z naught। यहाँ पर ये गिवन है कि जो f of z and g of z ये दोनों कंटिन्यूस हैं at that point z is equal to z naught। then function f of z plus g of z, f of z minus g of z and f of z over g of z where g of z is not equal to 0 और continuous at that point। अगर f of z and g of z ये दोनों continuous होते हैं तो इनका सम डिफरेंस एंड क्वोशंट ये भी क्या होंगे continuous होंगे। सिमिलर रिजल्ट्स होल्ड्स फॉर continuity in a region। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे रिजल्ट्स continuity in a region पर भी होल्ड करते हैं। अगर हम कहते हैं कि फंक्शन कोई f of z and g of z इस रीजन पर कंटिन्यूस थे देन f of z plus g of z, f of z minus g of z and f of z over g of z ये भी क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे इन दैट रीजन। तो इस रीजन पर ये भी इनका सम प्रोडक्ट सम क्वोशंट एंड डिफरेंस ये भी क्या होंगे कंटिन्यूस। ये फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम among the functions continuous in every finite regions are यानी डिफरेंट फंक्शन में से कोई से ऐसे फंक्शंस हैं जो एवरी फिनाइट रीजन पर क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल्स। अब ये जो पोलिनोमियल फंक्शंस होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं ऑल रीजन्स पर यानी फिनाइट रीजन पर ये क्या होती है हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होंगे पोलिनोमियल्स। इसी तरह e की पावर z ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन अ फिनाइट रीजन। ये किसी खास रीजन पर ये क्या है कॉन्टिन्यूस है यानी जो e की पावर z है स्टूडेंट ये होल प्लेन पर z प्लेन पर कॉन्टिन्यूस। इस तरह ये साइन z cos z ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कंटिन्यूस है यानी ये हमेशा क्या होंगे स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। e की पावर z पोलिनोमियल्स sin z cos z ये सारे क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे इन अ फिनाइट रीजन। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3 सपोज w is equal to f of z is continuous at z is equal to z naught। अब इस थ्योरम में हम स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बात करेंगे कि अगर ये दोनों फंक्शंस यानी f of z और g of यहाँ पर जीटा है ये यहाँ पर जीटा की अलामत है यानी अगर f of z और g of जीटा अगर ये दोनों कंटिन्यूस होती हैं ठीक है एट सेम पॉइंट तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करें कि w is equal to f of z ये कंटिन्यूस है एट z is equal to z naught एंड z is equal to g of gamma या zeta। z is equal to g of zeta is continuous at zeta is equal to zeta naught। तो अगर ये जो z is equal to g of zeta है ये अगर कंटिन्यूस होता है zeta is equal to zeta naught पर if z naught is equal to g of zeta naught यानी z क्या है g of zeta है एंड z है g of zeta naught ये दोनों यानी zeta is equal to zeta naught पर कंटिन्यूस। देन अब ये जो कंपोजिट फंक्शन है w is equal to f of g of zeta is called a function of function यानी ये फंक्शन का फंक्शन है या इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये भी कंटिन्यूस होगा एट zeta is equal to zeta naught। ये बात बताई जा रही है यहाँ पर यानी अगर कोई से दो फंक्शंस यानी कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे
उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर ये बात कराई यार, यानी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर क्या होगा, इनका कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस। थ्योरम नंबर 5, suppose f of z is continuous in a closed and bounded region। अब यहाँ पर f of z को continuous कंसीडर कर रहे हैं इन a closed and bounded region में, यानी कोई क्लोज्ड है और बाउंडेड रीजन है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये आप समझ लें कोई क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन है, ये वाला सारा रीजन ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड है। अगर आप इसको कंसीडर करें, देन इट इज बाउंडेड इन रीजन मीन देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट m such that f of z का मॉड लेस देन m फॉर ऑल z इन अ रीजन। अब इस थ्योरम में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन हम सपोज करते हैं कि f of z है, ये कॉन्टिन्यूस भी है इन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन। फॉर एग्जांपल ये आप सर्कल समझें, ये एक क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन है, तो इसमें हम कहते हैं कि जो फंक्शन f of z है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शन इस बाउंडेड रीजन पर कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज बाउंडेडनेस। अगर कोई फंक्शन इस रीजन पर, जो रीजन क्या है क्लोज भी है और बाउंडेड रीजन है, तो इस पर जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। यानी जो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर कोई बाउंडेड यहाँ पर फंक्शन है तो एक m एग्जिस्ट करेगा, नंबर m ये कांस्टेंट नंबर है, ये एक एग्जिस्ट करेगा such that f of z का मॉड लेस देन m फॉर ऑल z इन अ रीजन। अगर आप इस रीजन में से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वो इस m से हमेशा क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पर जो m है इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। आप जो इसको कह लें, बाउंड भी कह लें, कि ये एक ऐसा बाउंडेड नंबर है कि इससे, इस नंबर से फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू इस नंबर से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। यानी ये चीज शो कर रही है बाउंडेडनेस। अगर कोई फंक्शन इस रीजन पर क्लोज्ड है और कॉन्टिन्यूस है तो मीन वो इस रीजन पर क्या होगा, बाउंडेड है। थ्योरम नंबर 6, इफ f of z is continuous in a region। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन अ रीजन पर, देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ f of z आर आल्सो कॉन्टिन्यूस इन अ रीजन। अगर कोई फंक्शन किसी रीजन पर कॉन्टिन्यूस है, फॉर एग्जांपल ये कोई रीजन आप कंसीडर कर लें, यहाँ पर फंक्शन क्या है f of z, ये कॉन्टिन्यूस तमाम रीजन, मतलब इसके जो रियल पार्ट्स होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे वो भी इस रीजन पर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। ये चीज बताई जा रही है यहाँ पर थ्योरम नंबर 6 में। नेक्स्ट है टॉपिक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और इसके हम थोड़ी सी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेट यहाँ पर f of z बी कॉन्टिन्यूस इन अ रीजन, यहाँ पर हम रीजन की बात कर रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन एट ईच पॉइंट z नॉट and for every epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that f of z minus f of z naught का mod less than epsilon whenever z minus z naught का mod less than delta। तो इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन f of z continuous है in a region पर, then at each point z naught, then by definition at each point z naught, यानी हर एक z naught पर
एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है। तो इस चीज के बारे में स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में। तो यहाँ पर अगर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब जो डेल्टा है स्टूडेंट्स वो एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है और जेड नॉट पर भी। अब इस डेफिनेशन में जहाँ पर जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और जेड नॉट पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यहाँ पर हम कि एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड डेल्टा such that f of z minus f of z naught mod less than epsilon whenever z minus z naught mod less than delta। इस डेफिनेशन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। हम इसकी एक और डेफिनेशन भी यहाँ डिस्कस करते हैं और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। इफ वी कैन फाइंड डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डेल्टा फाइंड कर पाए, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, आप एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। वी से दैट f of z is uniformly continuous in a region। अगर हम यहाँ पर डेल्टा की बात कर रहे हैं, अगर हम डेल्टा फाइंड करें यानी फाइंड कर पाए डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन जेड नॉट, जो सिर्फ जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, इस जेड नॉट पर डिपेंड ना करे। देन अगर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम डेल्टा फाइंड कर पाए एवरी एप्सिलॉन के मुताबिक, देन वी से दैट f of z is uniformly continuous in a region। तो वो फंक्शन जो f of z होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इन अ रीजन, कॉन्टिन्यूस भी होगा और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब इसकी एक और भी डेफिनेशन है, f of z is uniformly continuous in a region if for any epsilon greater than 0 we can find delta such that f of z1 minus f of z2 mod less than epsilon whenever z1 minus z2 mod less than delta, where z1 and z2 belongs to that region। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, ये कोई रीजन है, यहाँ पर हमने z1 एंड z2 पॉइंट्स लिए हैं। अगर मैं z यहाँ पर कोई एक यानी डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला जो सर्कल है ये स्टूडेंट्स है एप्सिलॉन नेबरहुड। अगर यहाँ से हम दो पॉइंट्स लेते हैं यानी z1 एंड z2 फ्रॉम द रीजन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि z1 माइनस z2 का मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट, यानी अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्कल की रेडियस से क्या होगा, हमेशा लेस होगा। ये बात बताई जाए, यानी अगर हम ये जो z1 है स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट को मैप करेगा इस रीजन के अंदर ही। अब जो z2 पॉइंट है स्टूडेंट्स वो इस नंबर को यानी मैप करेगा, तो z1 जिस नंबर को मैप करेगा उसको हम कहेंगे f of z1 कहेंगे, और z2 जिस नंबर को मैप करेगा हम उसको f of z2 का नाम देंगे। अगर f of z1 माइनस f of z2 का मॉड, अब इन दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो ये इस यानी एप्सिलॉन से लेस आ जाता है व्हेन एवर z माइनस z2 का मॉड लेस देन डेल्टा, देन वी से दैट f of z is uniformly continuous in a region। यहाँ पर हमने जो z1 और z2 लिए हैं ये इसी रीजन से ही पॉइंट्स लिए थे। अगर हम इस रीजन में से ये पॉइंट्स लेते हैं और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दैट f of z is uniformly continuous in a region। इन दैट रीजन में ये क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस डेफिनेशन की, इसमें क्या बताया जा रहा है।
हम इसकी अभी एग्जांपल भी करेंगे और इसी डेफिनेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। थ्योरम नंबर 2.7, लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस हो जाता है इन अ क्लोज एंड बाउंडेड रीजन में, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो वो वहाँ पर यूनिफॉर्मली भी कंटिन्यूअस हो। यानी अगर जो हमने ऊपर बात की थी, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन में कंटिन्यूअस है, देन वो वहाँ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट f of z which is equal to z square is uniformly continuous in region। तो यहाँ पर हमें एक रीजन गिवन है, यह है z का मॉड लेस देन 1। अब इस रीजन की जो डायग्राम होगी स्टूडेंट्स को क्या होगी, ये आप समझ लें कोई z प्लेन है। अब लेस देन 1 यानी अगर ये कोई 1 है स्टूडेंट्स, तो ये सारा रीजन जो होगा, ये वाला रीजन, इस साइड वाला जो मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारा रीजन, यानी इसमें जो ये लाइन होगी जो हमने स्टूडेंट्स ड्रॉ की है, ये पहली लाइन जो हमने ड्रॉ की, ये वाली लाइन इस रीजन में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन का ही यहाँ पर यानी साइन है। अगर ये लेस देन है तो ये जो लाइन होगी इसमें शामिल नहीं होगी। लाइन के इस साइड पर जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस, ये सारा रीजन क्या होगा, यहाँ पर जो गिवन रीजन है यही z का मॉड लेस देन 1 है। हमने इस रीजन पर इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वी मस्ट शो दैट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड डेल्टा, यानी हर एक एप्सिलॉन के मुताबिक हम डेल्टा फाइंड कर पाए सच दैट, अब ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स ऊपर वाली, यानी f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर जो डेल्टा है स्टूडेंट्स वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन z नॉट पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन यहाँ पर हमने डिस्कस की है, ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस की ही डेफिनेशन। अब इसको हम फुलफिल करवाते हैं। देखें, इफ z एंड z नॉट आर एनी पॉइंट्स इन रीजन, यहाँ पर रीजन में से हमने कोई से दो पॉइंट्स लिए हैं, एक z है एंड z नॉट है, देन अब ये वाली जो कंडीशन है कि z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर का मॉड, अब ये किसके इक्वल होगा, z प्लस z नॉट का मॉड डॉट z माइनस z नॉट का मॉड। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये क्या आता है, z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर का मॉड है। अब ये लेस हो जाएगा, z का मॉड प्लस z नॉट का मॉड, यहाँ पर मैं मॉड की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। अब ये चीज लेस हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी z प्लस z नॉट का मॉड ये लेस हो जाएगा z के मॉड से प्लस z नॉट के मॉड से, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है डॉट, अब ये वैसी टर्म आ जाएगी z माइनस z नॉट का मॉड। देखें z का मॉड लेस देन 1 है, सिमिलरली z नॉट का मॉड भी लेस देन 1 है। तो देखें यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, यानी ये z की जगह भी 1 आ जाएगा, z नॉट की जगह भी 1 आ, तो ये 1 प्लस 1 2, तो ये लेस देन हो जाएगा 2 and 2 z माइनस z नॉट का मॉड। अब देखें z माइनस z नॉट का मोड यहाँ पर हमें गिवन है बाय डेफिनेशन, ये क्या होता है, डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं इस टर्म की जगह स्टूडेंट्स हम डेल्टा यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लेस देन डेल्टा हो गया। अब हम डेल्टा की क्या वैल्यू चूज करें कि ये टर्म जो स्टूडेंट्स ये लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से। यहाँ पर हमने डेल्टा की वो वैल्यू चूज करनी है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। यहाँ पर डेल्टा अगर हम एप्सिलॉन ओवर 2 चूज करते हैं स्टूडेंट्स,
अब ये जो स्टूडेंट्स है डेल्टा, अगर हम इस डेल्टा को यहाँ पर चूज करें तो देखिए क्या आता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्टूडेंट लेस देन एप्सिलॉन है। देखिए ये हमारे पास इस डेल्टा की, या अगर आप कह लें कि इस डेल्टा की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है कि ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। मतलब ये हुआ कि हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एप्सिलॉन को कोई नंबर चूज करते हैं देन डेल्टा की ये वैल्यू होगी, यानी एप्सिलॉन ओवर 2 होगी। तो देन अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सो वी सी दैट z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर लेस देन, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन whenever z minus z naught का मॉड लेस देन डेल्टा, where डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर ही डिपेंड कर रहा है, z नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को फुलफिल कर रहा है। सो f ऑफ z विच इज इक्वल टू z नॉट, सॉरी z का स्क्वायर, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इन द गिवन रीजन। ये गिवन रीजन पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। एक और यहाँ पर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को भी पुट करके लिखेंगे। यहाँ पर मैंने वैल्यूज चूज करके इस चीज को बताया हुआ है कि ये कैसे, यानी ट्रू नहीं है। यानी जो फंक्शन यहाँ पर f ऑफ z विच इज इक्वल टू 1 ओवर z, ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन रीजन, यहाँ पर इस रीजन पर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखें कैसे नहीं है, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन। इस रिजल्ट को हम कंट्राडिक्शन के मेथड से ही प्रूव करेंगे। यानी इस मेथड में हम ये सपोज करेंगे कि जो f ऑफ z है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आर रीजन। इस गिवन रीजन पर हम ये सपोज करेंगे कि ये फंक्शन जो भी गिवन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, बिकॉज हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन के ही मेथड को यूज कर रहे हैं। सो अगर ये कॉन्टिन्यूस है यूनिफॉर्मली, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी से बिटवीन, अब यहाँ पर हम जो एप्सिलॉन ये ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम बिटवीन 0 एंड 1 ले रहा हूँ यहाँ पर। यानी मैंने एप्सिलॉन को चूज कर लिया है, ये 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये यानी यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन को चूज कर लिया है। अब इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग हम डेल्टा को यहाँ पर फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पर अगर इस एप्सिलॉन के लिए अगर हम चूज कर लेते हैं सच दैट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा फॉर ऑल z एंड z नॉट इन द रीजन। ये सारे अगर स्टूडेंट्स अगर हम कोई से पॉइंट लेते हैं रीजन में से z एंड z नॉट, देन ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने z को भी कोई नाम दे दिया है और z नॉट को भी मैंने कोई नाम दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिया है। इसको मैंने डेल्टा कहा है और इस z नॉट को मैंने डेल्टा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन, यानी इन पॉइंट्स को मैंने फिक्स कर लिया। ये z नॉट पॉइंट फिक्स है और z नॉट पॉइंट फिक्स है। देन z माइनस z नॉट का मॉड, अब क्या ये लेस देन डेल्टा आता है या नहीं आता, इस चीज को हम यहाँ पर चेक करें। तो z माइनस z नॉट देखें क्या आता है, डेल्टा माइनस डेल्टा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर आप 1 प्लस एप्सिलॉन को एज एलसीएम लें तो क्या आता है, डेल्टा प्लस डेल्टा एप्सिलॉन माइनस डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन। ये स्टूडेंट जो वैल्यू है ये हमेशा लेस आएगी इस डेल्टा से, ये लेस देन डेल्टा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर हम ये कोई से दो पॉइंट्स ये चूज करते हैं देन z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा आता है। अब देखिए नेक्स्ट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, अब इसका मॉड की क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर, ठीक है, डेल्टा, यानी z की जगह स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास
यहाँ पर एफ ऑफ जेड है तो एफ ऑफ जेड देखें 1/z है, तो जेड की जगह हम यहाँ पर डेल्टा पुट करेंगे माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। यहाँ पर देखें जेड नॉट को मैंने डेल्टा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन चूज किया है। जब मैं इस नंबर को 1 पर डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन ओवर डेल्टा। तो यहाँ पर ये दरमियान में नेगेटिव की साइन है, तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो डेल्टा आता है, ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। ये देखें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा। और ये हमेशा स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा होगा, सॉरी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन क्योंकि हमने स्टूडेंट्स चूज किया था बिटवीन 0 एंड 1, तो जो डेल्टा है स्टूडेंट्स वो भी इसी इंटरवल के अंदर ही आना चाहिए था। देखें हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन को चूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हमने एप्सिलॉन को 0 और 1 के दरमियान चूज किया था तो डेल्टा भी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान ही होना चाहिए नंबर। तो इस नंबर के लिए स्टूडेंट्स ये वाली जो कंडीशन है ये ग्रेटर हो जाती है, यानी ये वाली सेटिस्फाई नहीं होती। थस वी हैव अ कंट्राडिक्शन, यानी ये वाली कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, ये होल्ड नहीं कर रही। ये वाली z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा ये तो होल्ड कर रहा है, लेकिन ये वाली होल्ड नहीं कर रही। दिस इज कंट्राडिक्शन। सो एफ ऑफ जेड जो कि हमने सपोज किया था ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ही है इन द रीजन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन है इसको अगर मैं 1 चूज करता हूँ, क्योंकि हमने 0 और 1 के दरमियान, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 1 चूज करूँ तो डेल्टा स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं इसको अगर इसी इंटरवल में से ही चूज कर रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन को 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर चूज किया है और इसके अकॉर्डिंग मैंने डेल्टा को ही चूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर है ये हमारे पास एप्सिलॉन, उसी में से आप डेल्टा को चूज करें। ठीक है, देखें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। देखें एप्सिलॉन मैंने चूज किया है 1 ओवर, मैंने डेल्टा चूज किया है 0.5, तो 1 ओवर 0.5 ये आता है 2, तो 2 ग्रेटर देन 1, जो हमने एप्सिलॉन चूज किया था स्टूडेंट्स 1, ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन ओवर डेल्टा, ये हमेशा आप देख लें ग्रेटर आ रहा है, ये हमेशा ग्रेटर ही आएगा 1 से, जो कि हमने यहाँ पर चूज किया था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली। अगर ये सेटिस्फाई होती देन ये वैल्यू हमेशा इस एप्सिलॉन से ही लेस ही आती, ग्रेटर ना आती। तो देखिए यहाँ पर तो ग्रेटर आ रही है, आप एग्जाम्पल तौर पर यहाँ इसको आप समझ लें। तो आपको समझाने के लिए मैंने इन वैल्यूज को चूज किया ताकि आपका ये डॉट क्लियर हो जाए। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर इसको चूज किया। बाकी कंडीशन ये सेटिस्फाई, आप इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। इन नंबर्स के लिए आप इस चीज को चेक करें तो ये हमेशा डेल्टा से लेस ही आएगा, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन दैट। नेक्स्ट है सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस को हम स्टूडेंट्स इस तरह डिनोट करते हैं, तो ये जो यू एन यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं ये सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, अ फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वेरिएबल डेजिग्नेटेड बाय एफ ऑफ एन आर यू एन। यहाँ पर जो एन है स्टूडेंट्स को 1 2 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो आप सिंपली कह लें इस टर्म को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वेरिएबल का फंक्शन होता है। Thus a sequence is a set of numbers n1 n2 n3 in a definite order of arguments and form according to definite rule। हम स्टूडेंट सीक्वेंस को एक खास रूल्स के तहत ही हम इसको जनरेट करते हैं या ऑर्डर करते हैं। तो जो सीक्वेंस होती है वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं इन डेफिनेट ऑर्डर में, एक ऑर्डर फॉर्म में होता है सीक्वेंस। In each number in the sequence is called term
तो हम हर एक नंबर को जो सीक्वेंस में होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। एंड यू एन इज कॉल्ड nth टर्म, और यू एन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। द सीक्वेंस इज कॉल्ड फिनाइट और इनफिनाइट अकॉर्डिंग टू देयर आर अ फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट। तो फिनाइट सीक्वेंस क्या होगी, जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और इनफिनाइट सीक्वेंस क्या होगी, ऐसी सीक्वेंस जिसमें इनफिनाइट टर्म्स हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और जो फिनाइट सीक्वेंस होगी उसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो टर्म्स की बुनियाद पर ही हम उसको फिनाइट या इनफिनाइट का नाम देते हैं। यहाँ पर जो यू एन है वो एन टर्म है सीक्वेंस की, और जो सीक्वेंस होती है वो नंबर्स का सेट होता है इन डेफिनेट ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। अब सेट ऑफ नंबर्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस अप टू सॉन आयोटा 100, ये एक फिनाइट सीक्वेंस। देखें आप इन टर्म्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास फिनाइट सीक्वेंस है जिसकी आप टर्म काउंट कर पाएं, और ऐसी सीक्वेंस जिसकी आप टर्म्स काउंट ना कर पाएं वो क्या होगी, इनफिनाइट सीक्वेंस हो। अब इसका जो n टर्म है उसको हम क्या, ये अब ये यू एन इज इक्वल टू आयोटा की पावर n, ये इस सीक्वेंस की nth टर्म है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट टर्म काउंट करना चाहता हूँ तो आप n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो u1 इज इक्वल टू आयोटा 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी पहली टर्म आ जाएगी। जो यू एन स्टूडेंट्स, ये इसकी n टर्म को शो करता है। तो आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको इस सीक्वेंस की वो टर्म मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो u5 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 5, तो आयोटा की पावर 5 को आप सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, वाओ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इज इनफिनाइट सीक्वेंस। अब देखें आप इसकी यानी टर्म्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें ये पता नहीं है कि इसकी टर्म कितनी है, तो ये क्या होगी, इनफिनाइट सीक्वेंस। अब इसकी जो एन टर्म है स्टूडेंट्स उसका ये फॉर्मूला, यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर आना है स्टूडेंट्स 3 आना, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 3 आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी n टर्म है। आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और इसको जब आप सॉल्व करेंगे n की यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट पुट करके, तो जो हमारे पास टर्म हासिल होगी वो इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। अगर आप फिफ्थ टर्म रिमूव करना चाहते हैं या सिक्स टर्म रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर जो 6 होगा वो उसकी सिक्स टर्म है या फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, अ नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ a n, यहाँ पर जो n इनफिनाइट सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल जो l है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं ऑफ इनफिनाइट सीक्वेंस u1 u2 u3। देखें ये u1 u2 u3 ये स्टूडेंट्स क्या हैं, इसकी टर्म्स हैं, सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो हम कहते हैं कि नंबर l वो इस इनफिनाइट सीक्वेंस की लिमिट है इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can find a number n, capital N depends upon epsilon such that un minus l का mod less than, ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है आप इस कैपिटल N को आप डेल्टा कंसीडर करें। जैसे कि हम ऊपर पढ़ा था कि अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा फाइंड कर पाए तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस में स्टूडेंट्स हम डेल्टा की जगह n लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
वो तो वही डेल्टा है, लेकिन उसको हम यहाँ पे n लिखते हैं। अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसके अकॉर्डिंग अगर हम n फाइंड कर पाए, जो n है ये डिपेंड्स करता है एप्सिलॉन पर, देन सच दैट un माइनस l का मॉड लेस देन, ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है। तो ऑल n ग्रेटर देन n would write limit n approaches to infinity un is equal to l। तो हम इस जो कंडीशन अभी ये डिस्कस की है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट की फॉर्म। तो इफ द लिमिट एग्जिस्ट वी से दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, और जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हैं सीक्वेंस को आप चेक करने के लिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो आप इसके लिमिट पॉइंट पे फाइंड करें, अगर लिमिट पॉइंट फाइंड हो जाता है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस के क्या है, limit n approaches to infinity an is equal to a and limit n approaches to infinity bn is equal to b। अब ये हमारे पास bn and an ये कोई सी दो सीक्वेंस हैं और इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पहले की a लिमिट है और दूसरी की b लिमिट। अगर हम इनका सम करें स्टूडेंट्स, यानी लिमिट n approaches to infinity an plus bn करें, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाता है a प्लस बी, और इनका जो डिफरेंस है वो आता है a माइनस बी के, इनका प्रोडक्ट आता है a डॉट बी के, और कोशेंट आता है a ओवर बी के, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो b होता है स्टूडेंट्स कोशेंट में 0 नहीं होता। नेक्स्ट है इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज क्या हो, लेट u1 u2 u3 be given sequence। अब ये जो u1 u2 u3 up to so on ये गिवन सीक्वेंस, तो फ्रॉम अ न्यू सीक्वेंस, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन्हीं सीक्वेंस को यूज करते हुए हम एक न्यू सीक्वेंस बनाते हैं, s1 s2 s3 up to so on डिफाइंड बाय। यहाँ पर जो हमने u1 u2 u3 up to so on इनको यूज करते हुए हमने S1, S2, S3 up to so on इन सीक्वेंसेस को बनाया है। तो यहाँ पर जो S1 है स्टूडेंट्स वो U1 को डिनोट कर रहा है, और S2 U1 प्लस U2 को डिनोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला S2, और S3 U1 प्लस U2 प्लस U3 को डिनोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इन सीक्वेंसेस को यूज करते हुए S1, S2, S3 इन सीक्वेंस को जनरेट किया है। तो अब इन सीक्वेंसेस का सम यानी S1, S2, S3 अप टू सो ऑन, इनका सम देखें क्या किसके इक्वल होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN। यहाँ पर जो Sn है स्टूडेंट्स वो सम ऑफ n टर्म है, यानी जो ये S1, S2, S3 अप टू सो ऑन इसकी जो nth टर्म है उनका ये सम है, where Sn is nth partial sum। ठीक है स्टूडेंट्स, जो Sn है वो nth partial sum है, then S1, S2, S3 can be symbolized by। हम इस सीक्वेंस को, जो न्यू सीक्वेंस हमने बनाई है S1, S2, S3 up to so on, इसको जनरलाइज हम किस तरह लिख सकते हैं, समेशन n is equal to 1 to infinity un। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है u1 u2 अप टू so on। देखें Sn किसके इक्वल होता है, u1 u2 u3 अप टू so on un। तो अगर हम इसको n यानी पार्शियल सम की जगह अगर हम इनफिनाइट पार्शियल सम को डिनोट करें तो वो क्या होगा, u1 u2 प्लस u3 अप टू so on होगा। तो अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स इनफिनाइट सीरीज का। इसको क्या नाम देते हैं, इनफिनाइट सीरीज। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth पार्शियल सम ये इक्वल हो जाता है s के, यहाँ पर s कोई इसका लिमिट पॉइंट है,
यानी अगर हम देखें, अगर इस इनफिनाइट सीरीज का nth पार्शियल सम की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, देन सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो हम जो ओरिजिनल सीरीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने चेक करना हो कि जो हमारे पास इनफिनाइट सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स nth पार्शियल सम को यूज करते हैं। यानी हम पहले nth पार्शियल सम लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि अगर वो कन्वर्जेंट है, देन जो हमारे पास ओरिजिनल इनफिनाइट सीरीज होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। यहाँ पर ये एस एन nth पार्शियल सम को डिनोट कर रहा है। अगर ये यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एस इसकी लिमिट है, देन द सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, एंड एस इज सम। यहाँ पर जो एस होगा स्टूडेंट्स वो सम होगा। अदरवाइज द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, देन वी से दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर nth पार्शियल सम की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट इनफिनाइट सीरीज होगी। अगर उसकी nth पार्शियल यानी सम का सीरीज यानी उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, देन जो ओरिजिनल सीरीज होगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो नेसेसरी कंडीशन दैट आर सीरीज कन्वर्जेस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसकी कन्वर्जेंट की। अगर कोई कन्वर्जेंट होगी देन ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज वो ये होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं लिमिट, यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेट करना है द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस। पहली सीक्वेंस है un इज इक्वल टू एयोटा की पावर n ओवर n। तो यहाँ पर n है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यूज पुट करें तो इस सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी। अब टर्म्स कौन कौन से होंगी, पहला आयोटा होगा। आप n को यहाँ पर 1 पुट करें तो आयोटा की पावर 1 ओवर 1 मीन ये आयोटा आ जाएगा। फिर आप n की जगह 2 पुट करें तो क्या आता है, आयोटा स्क्वायर ओवर 2 आता है। फिर आप 3 पुट करें तो आयोटा की पावर 3 ओवर 3 आएगा अप टू सो ऑन। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या आता है, आयोटा -1/2 माइनस आयोटा ओवर 3 1 ओवर 4। ये क्या आती है इसकी अप टू सो ऑन, ये इसकी टर्म्स आती है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है, माइनस आयोटा। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर ली तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ये क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई। तो अगर हम इसको z प्लेन पर प्लॉट करते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं z प्लेन पर, देखें ये वाली z प्लेन, ये क्या आएगी, इस तरह इसकी क्या होगी, फिगर होगी। अगर हम इस सीक्वेंस को ड्रॉ करें z प्लेन पर, ये इस तरह ये क्या होगी, इसकी फिगर होगी और ये 0 को कन्वर्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगी, 0 को कन्वर्ट करेगी, यानी इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, इसका लिमिट पॉइंट 0 कब है या कैसे आता है 0। टू प्रूव दैट वी मस्ट शो, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इसकी लिमिट 0 है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इसकी लिमिट 0 ही आती है। इस चीज को यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो इसको शो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम जो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी थी ये वाली un माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, तो इस चीज को यहाँ पर हम सेटिस्फाई करेंगे। देखें un माइनस एल का मॉड, ठीक है स्टूडेंट, ये un की वैल्यू है यानी आयोटा की पावर n ओवर n माइनस 0, l यहाँ पर 0 है। इसका मॉड आता है आयोटा की पावर n ओवर n विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर n का मॉड ओवर n, यानी n का मॉड स्टूडेंट्स n नहीं आएगा, बाकी आयोटा की पावर n का मॉड आ गया। अब ये होता है स्टूडेंट्स इक्वल होता है 1 ओवर n के। अब ये टर्म्स किसकी इक्वल होती है, 1 ओवर n के, और ये हमेशा लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन। अब ये भी मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन n इज ग्रेटर देन
1 over epsilon which is equal to n। अगर हम स्टूडेंट्स n को, ठीक है, इस n को अगर हम 1 over epsilon चूज करें तो फॉर ऑल n स्मॉल n अगर इस वैल्यू से ग्रेटर हो देन ये क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम n को 1 over अगर हम एप्सिलॉन चूज करते हैं देन दिस होल्ड्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्सिलॉन चूज करता हूँ 2 चूज करता हूँ, एप्सिलॉन अगर मैं 2 चूज करूँ तो देखें अब ये जो n है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 over 2 से होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम n फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं n किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल N, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 over 2 हो जाएगा। तो जो हम स्मॉल n लेना चाहते हैं, स्मॉल n, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर होना चाहिए था 1 over 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 over 2 क्या आता है, 0.5 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम यहाँ पर n यहाँ पर ये चूज करते हैं कि वो ग्रेटर देन है 1 over 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू आती है 0.5 आती है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर n मैं चूज करता हूँ 2 को, 2 देखें 2 0.5 से ग्रेटर है या 1 over 2 से 2 ग्रेटर है। तो देखें अब ये वाली कंडीशन देखें होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ 1 over n लेस देन 2, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी। ये कंडीशन है कि 1 over n लेस देन एप्सिलॉन, तो n यहाँ पर मैंने 2 चूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 over 2 लेस देन 2, तो 1 over 2 क्या आता है 0.5, तो 0.5 हमेशा लेस होता है 2 से, ये होल्ड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर मैं, ये तो हमारे पास कैपिटल N है, 1 over 2 ये हमारे पास क्या है, कैपिटल N है। तो स्मॉल n अगर मैं इससे ग्रेटर वैल्यू चूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2 चूज की, तो देख सकते हैं आप ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर ये शो कर रही है कि जो un माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन n होल्ड्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज होल्ड कर रही है। सो सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया ये जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय ग्राफ से आप देख सकते हैं ये 0 के ही कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ से उसको हमने प्रूव भी कर लिया कि अगर हम कोई एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करते हैं और कैपिटल N की वैल्यू चूज करते हैं, तो अगर हम स्मॉल n को कैपिटल N से ग्रेटर चूज करें तो ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी un माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है नेक्स्ट एग्जांपल है un हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा की पावर n over n, इसको हमने चेक करना है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पर सीरीज रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि आपने इस रेशियो टेस्ट को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर भी हम इस रेशियो टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को या इस जो हमारे पास सीरीज है इसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए। अब ये सीरीज रेशियो टेस्ट क्या होते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एन n कैपिटल N so that for all n small n greater than equal than n a n is not equal to 0, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है a n, यहाँ पर जैसे कि ये u n है, तो आप इसको u n ही कंसीडर कर सकते हैं कि u n is not equal to 0 and limit n approaches to infinity a n plus 1 over a n का मॉड is equal to l। जब आप a n plus 1 over a n को फाइंड करते हैं तो मॉड फाइंड करें, फिर आप लिमिट अप्लाई करें, तो यहाँ से हमें एक नंबर हासिल होगा, l हासिल होगा। अगर l लेस देन 1 आता है देन ये जो समेशन है स्टूडेंट्स ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समेशन कन्वर्जेंस है देन जो ओरिजिनल हमारे पास ये जो सीक्वेंस या सीरीज है ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है देन
जो समेशन है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर समेशन डाइवर्जेंट है देन जो ओरिजिनल जो सीरीज है या सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पर हम यही रूल अप्लाई करेंगे। देखें यू एन में गिवन है 1 प्लस आयोटा की पावर n ओवर n है, तो अप्लाई सीरीज रेशियो टेस्ट। तो पहले हम स्टूडेंट्स से यू एन प्लस 1 ओवर यू एन फाइंड करेंगे। देखें अब यहाँ पर n की जगह आप n प्लस वन पुट करें, क्या आता है 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। इस n की जगह भी n प्लस 1 आ जाएगा और इस n की जगह भी n प्लस 1 आ। फिर डिवाइड करें यू एन पर। यू एन क्या है स्टूडेंट्स, ये वाले जो यू एन है, ठीक है, इस पर मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा की पावर n ओवर n। तो ये चीज को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं क्रॉस n ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर n, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें ये अब ये दोनों की टर्म की बेस सेम है तो इनकी पावर ऊपर हम लेकर जा सकते हैं। तो n प्लस 1 माइनस n, ये n साथ में आ गया, ये वाला n ओवर क्या आ गया स्टूडेंट्स n प्लस 1 है। तो इस n से ये n कैंसिल, बाकी आ गया n इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर n प्लस 1। तो n का मोड n होगा, 1 प्लस आयोटा का मोड क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 स्क्वायर रूट। 1 प्लस आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसका मोड निकालें तो क्या आता है 2 स्क्वायर रूट आता है ओवर n प्लस 1। तो हम n प्लस 1 को लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से n कॉमन लें, n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n। इस n से ये n कैंसिल, यानी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। आप फिर इस पर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यू एन प्लस 1 ओवर यू एन विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। तो आप n की जगह लिमिट पुट करें, ये हमारे पास इंफिनिटी है, 1 ओवर इंफिनिटी 0 होता है, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। अब ये जो 2 स्क्वायर रूट है ये लिमिट की वैल्यू है, यानी एल की वैल्यू है। तो हमने ऊपर पढ़ा था इस टेस्ट में, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो ये क्या होगा, समेशन डाइवर्जेंट होगा। अगर समेशन डाइवर्जेंट है तो जो ओरिजिनल हमारे पास सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। बाय यूजिंग सीरीज रेशियो टेस्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस या सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो आप इस टेस्ट को यूज करें। तो अब ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस थी वो एक डाइवर्जेंट। तो इसकी बाकी मैं वीडियोस का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको मजीद सीक्वेंस और सीरीज के बारे में आपको आइडिया हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।